हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है हमारा नया टॉपिक जनगणना, जिसमें हम मध्य प्रदेश की जनगणना को देखेंगे। इससे पहले हमने दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति ये बिंदु अच्छे से देख लिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय अच्छे से देख लिया था। आई होप आपको दोनों क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हमारे सिलेबस का अगला बिंदु है दोस्तों मध्य प्रदेश की जनगणना। अब मध्य प्रदेश की जनगणना जो है, इसको मैं शुरू करूं इससे पहले बता देना चाहूंगा, मार्केट में अवेलेबल है हमारी इकोनॉमी की यह पुस्तक। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिए। आपकी लगभग लगभग सारी तैयारी जो है यूनिट 6 को लेकर इससे कंप्लीट हो जाएगी, और थोड़ी बहुत अगर बचेगी तो वो मैं यहाँ यूट्यूब के माध्यम से भी आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलो अब जो है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देना चाहूंगा दोस्तों सिलेबस के बारे में। हमने जो है सबसे पहले बिंदु हमारा क्या था, इकाई 6 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम कौन सी इकाई पढ़ रहे हैं दोस्तों, इकाई 6। आपने दो वीडियो देख ली है। यहाँ पर मैंने यूनिट 4 भी दी है, इसलिए दी है थोड़ी सी बात आपको यहाँ पर समझानी है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर इकाई 6 की, तो यहाँ पर भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, जिसको हमने एक मोटा मोटा अध्ययन कर लिया था, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को भी देख लिया था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी देख लिया था। ठीक है, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, सारा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था। फिर हमारा अगला जो बिंदु था, जो पहला टॉपिक है हमारे सिलेबस का, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, इसको हमने अच्छे से देख लिया है दोस्तों, जिसमें हमने भारत की अर्थव्यवस्था को देखा, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देखा, दोनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लिया, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था में हम किसकी स्थिति बता सके, मध्य प्रदेश की। तो ये बिंदु हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हमारा अगला बिंदु है, जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश की जनसंख्या। ये बिंदु दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनसंख्या आपको इकाई 4 में भी मिलेगा। यदि आप मध्य प्रदेश की इकाई 4 को देखोगे, प्रीलिम्स की जो यूनिट 4 है उसको देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, तो ये वाला टॉपिक जो है दोस्तों चौथी यूनिट में भी है और छठी यूनिट में भी है। इसलिए हमारे लिए ये क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पिछली जो 2024 में एग्जाम हुई थी वहां पर भी बने थे, और आने वाली जो एग्जाम रहेगी उसमें भी अच्छे से बनेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कहानी है सिलेबस की, जो आपको थोड़ा सा क्या है यहाँ पर याद रखना होगा। तो अब जो है हमारा सेशन जो है आज का हम प्रारंभ करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनसंख्या। मध्य प्रदेश की जनसंख्या ले लो या मध्य प्रदेश की जनगणना। देखो, यहाँ पर आपको दो बिंदु दिखेंगे। पहला क्या दिखा है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि, ये वाला कॉन्सेप्ट, और दूसरा यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनसंख्या। ठीक है, जनगणना जनसंख्या मिलता जुलता नाम है, आपको ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। आपसे प्रश्न बनेंगे 2011 की जनगणना से, या उसके जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो बनते हैं जनगणना से संबंधित, वो प्रश्न बनेंगे। आंकड़ों के साथ साथ आपको थोड़ी सी जो इसके जो नॉर्मल जो बात पूछी जा सकने वाली हो, उसको अच्छे से हमें देखना है। चलो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की जनगणना की। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या या जनगणना को मैं देखूं, इससे पहले हमें जनगणना का कॉन्सेप्ट समझना होगा दोस्तों। क्या है जनगणना, होती क्या है, क्यों आवश्यक है जनगणना, ये पहले हमारे लिए जानना जरूरी है। जनगणना तो हमें जाननी है दोस्तों, और जनगणना के साथ साथ हम इसको देखो, अगर हम मध्य प्रदेश की जनगणना को देखेंगे तो इससे पहले हमें भारत की जनगणना को भी एक बार समझ लेना चाहिए। क्या है, कौन सा विषय रहता है, क्या है जनगणना का कॉन्सेप्ट पूरा, वो हम अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा हम विश्व के संदर्भ में भी देख लेंगे, ताकि भविष्य में यदि आप अगर किसी भी प्रकार के अगर एग्जाम दे रहे हो, वहां पर जनगणना से संबंधित प्रश्न बनते हैं तो आपसे अच्छे से बन जाए। देखो दोस्तों, यूनिट 4 तो हमारी एमपी से संबंधित है। अगर आप यूनिट 3 पे जाओगे तो यूनिट 3 जो है भारत की भूगोल, भारत का भूगोल उसमें पूछेगा, तो वहां पर भारत की जनगणना का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो हम भारत की जनगणना के जो डेटा है उसको तो अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये एमपी स्पेशल है। लेकिन जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन वहां से भी बन सकते हैं, जैसे 2011 में कौन से क्रमांक की जनगणना थी, इस आधार पर यदि कोई प्रश्न बनते हैं तो वो हमारे छूटे नहीं, तो हम वो वाला सेगमेंट भी यहाँ पर क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो दोस्तों, कुछ बातें जो मैंने यहाँ पर लिखी है इनको हम फॉलो करते जाएंगे, और धीरे धीरे हमारी सारी जो क्लास का जितना भी कॉन्सेप्ट वो अच्छे से कंप्लीट होता जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनगणना की परिभाषा। समझते हैं दोस्तों जनगणना होती क्या है। देखो, जनगणना क्या है दोस्तों, यह किसी भी देश या विशेष क्षेत्र की जो जनसंख्या है उनका क्या करती है, मूल्यांकन करती है। कितनी जनगणना है, कितनी जनसंख्या है, उन जनसंख्या में शिशु कितने हैं, महिलाएं कितनी है, पुरुष कितने हैं, तो इन सब बातों का क्या करती है, मूल्यांकन करती है हमारी जनगणना। ठीक है, और जनगणना किसी देश के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे मान लो, अगर मैं छोटे से गांव से ही एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आप किसी छोटे से गांव में रहते हो, ठीक है, उस गांव में बाढ़ आ गई, वैसे आनी नहीं चाहिए लेकिन मान लो बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई तो वहां जितनी भी जैसे 50 30 40 जितने घर थे, वो घर उस पानी में क्या है, डूब गए। अब ऐसी स्थिति में सरकार जो है उन लोगों के लिए क्या करेगी, घर की व्यवस्था करेगी, उनके रहने के लिए
परमानेंट नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए उनको घर की व्यवस्था तो दिलाएगी, खाने के लिए उनको राशन पानी भी पहुंचाएगी। तो क्या इस आधार पर कैसे समझेगी सरकार की वहां पर कितनी जनसंख्या है, वहां पर कितनी जो है पॉपुलेशन है, जिनको कितना राशन पहुंचाना चाहिए। अगर जनसंख्या का एक अनुमान नहीं होगा तो सरकार बहुत ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा राशन पानी पहुंचा देगी या बहुत कम राशन पानी पहुंचाएगी। तो इससे क्या होगी दोस्तों, व्यवस्था डगमगाएगी। तो ऐसी एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, ऐसा छोटा सा एग्जाम्पल, कि दोस्तों इससे आपको एक समझ बने कि क्यों जनगणना महत्वपूर्ण है हमारे देश या किसी भी जगह या क्षेत्र विशेष के संचालन में। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये समझना है। यहाँ मैंने एक गांव का एग्जाम्पल दिया है और एक राशन पानी को लेकर मैंने थोड़ी सी बात बताई है। आपको यहाँ पर दूसरे सारे आयाम भी देखने हैं, जैसे यदि कोई योजनाएं चलाई जा रही है तो उस योजना में कितने वहाँ के कितनी आबादी है, कौन कौन पुरुष है, महिलाएं कितनी है, बच्चे कितनी है, कितनी कितनी राशि एक एक व्यक्ति को पहुंचेगी। तो इन सब छोटी छोटी बातों को अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि जनगणना का महत्व कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर जनगणना जो है जनसंख्या का मूल्यांकन करती है, कितनी संख्या है पुरुषों की, महिलाओं की, कितनी आवश्यकता है, ये सारी बातें जो है हम इसके संदर्भ में समझते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। दोस्तों शुरुआत अगर आप देखोगे जनगणना की, तो थोड़ा सा हम इसका वैश्विक संदर्भ में देखते हैं। दोस्तों विश्व में सबसे पहले अगर जनगणना का कहीं कॉन्सेप्ट आया था तो वो आया था स्वीडन में। कहां पर? सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, कहां पर आया था? स्वीडन। स्वीडन जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। राजधानी क्या है इसकी? स्टॉकहोम। और यहां पर जो है स्वीडन में सबसे पहले दोस्तों 1749 में पहली बार जो है जनगणना का कॉन्सेप्ट आ गया था। तो आपको केवल पहली बात ये याद रखनी है कि विश्व स्तर पर जनगणना की जो शुरुआत जो है और यह जो है कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहां पर आया? स्वीडन में आया। स्वीडन आप जानते हो दोस्तों, थोड़ा सा स्वीडन की स्थिति भी समझ ही लो साथ में। ये है दोस्तों स्वीडन। अगर आप यूरोप के इस क्षेत्र को देखोगे तो ये वाला सेगमेंट जो है आपको, ये वाला यहाँ पर आपको दिखेगा स्वीडन। अगर मैं थोड़ा बड़ा कर दूं तो यहाँ ये स्वीडन है दोस्तों, इसके जस्ट पास नॉर्वे है और ये इसकी राजधानी स्टॉकहोम। ठीक है, ये स्वीडन में पहली बार यहीं पर जो है कब कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1749 में जनगणना का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। ठीक है, इसके इस साइड यहाँ पर डेनमार्क मिलेगा आपको, ये यहाँ पर फिनलैंड मिलेगा। तो ये थोड़ी सी स्थिति आपने इसको जानी है। तो यहाँ पर पहली बार जो है क्या हुआ था? जनगणना का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। इतनी बात आपको समझ में आई। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दोस्तों। तो आपने नाम सुना है दशकी जनसंख्या वृद्धि या दशकी जनगणना। यदि आपने ये नाम सुना है कि दशकी जनगणना, तो ये दशकी जनगणना का कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये बात भी आप सुन लीजिए दोस्तों। दशकी जनगणना का कॉन्सेप्ट 1820 में यूएसए द्वारा लाया गया। तो यूएसए में सबसे पहले दशकी जनगणना का प्रारंभ हुआ। दूसरा फैक्ट आपके लिए क्या हो गया? ये हो गया कि दूसरा जो है आपका लिए फैक्ट क्या हो गया दोस्तों, कि दशकी जनगणना है, इसकी शुरुआत हुई है यूएसए में। और कब से? 1820 में। ठीक है, ये थोड़ी सी कहानी आपको पता है। ठीक है, अगर अब मैं, ये तो वैश्विक स्तर पर बात हो गई, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे भारत के संदर्भ में जनगणना। ठीक है, तो अब हमारे भारत के संदर्भ में अगर मैं जनगणना की बात करूं तो इसका इतिहास क्या रहा है, कैसे हमारे यहाँ पर भी जनगणना की शुरुआत हुई, आप सबने देखा होगा। आप सबने बहुत सारी बातें सुनी है लॉर्ड मेयो के बारे में, लॉर्ड रिपन के बारे में, लेकिन आपने एक व्यक्ति के बारे में नाम नहीं सुना है, वो मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, पहले समझ लेते हैं भारत में जनगणना। तो भारत में जनगणना का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो था वो मौर्य काल में आया था। सबसे पहले अगर इतिहास में देखोगे तो मौर्य काल में आया था। मौर्य काल में भी कौन दोस्तों? कौटिल्य जो था, आपने नाम सुना होगा कौटिल्य। इनकी एक रचना थी दोस्तों अर्थशास्त्र, और इसी अर्थशास्त्र में पहली बार जो है किसका हमने जिक्र देखा है? जनगणना का, जिसमें सैनिकों की जनगणना, ठीक है, जनसंख्या कितनी हुआ करती थी, वहां पर जो है सैन्य बल में कौन कौन से हथियार किस किस व्यक्ति को मिलेंगे, इस प्रकार पूरी डिटेल्स दी गई है वहां पर। अगर आप सबसे पहले देखोगे तो ये जनगणना और ये जनसंख्या का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आप अर्थशास्त्र में देखोगे। और अर्थशास्त्र किसकी रचना है दोस्तों? कौटिल्य की। और ये किस साल काल से संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। कौटिल्य को ही हम चाणक्य भी बोलते हैं दोस्तों, और चाणक्य जो है इसे ही हम विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। तो ये किसी भी प्रकार से नाम आए तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये बात आप यहाँ पर अच्छे से सुन लीजिए। तो ये भारत के इतिहास में पहली बार अगर हम जनगणना का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो मौर्य काल में देखेंगे। फिर दोस्तों हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने भी
अपने अनुसार जो है क्या करी, जनगणना की शुरुआत करी, जिसमें दो नाम आप जानते हो। एक नाम है दोस्तों 1872 में आए हुए लॉर्ड मेयो का नाम, और लॉर्ड मेयो ने जो है दोस्तों शुरुआत करी थी 1872 में, लेकिन यह जो है शुरुआत हुई थी यह अनियमित रूप से हुई थी। तो यह अनियमित रूप से जो जनगणना की शुरुआत भारत में अगर करी थी तो वो किसने करी थी, लॉर्ड मेयो ने, ये नाम आप जानते हो। और 1881 में एक और व्यक्ति आया था जिसका नाम है दोस्तों लॉर्ड रिपन, और रिपन ने शुरुआत करी थी दोस्तों नियमित रूप से। तो नियमित रूप से भारत में जनगणना की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था, लॉर्ड रिपन। और इन्हीं ने दोस्तों दस की जनसंख्या जो है, 10 की जनसंख्या की शुरुआत भारत में करने वाला व्यक्ति कौन है, तो 10 की जनसंख्या जो है, 10 की जनगणना जो है इसकी शुरुआत करने वाला पहला व्यक्ति भी भारत में कौन है, लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पर 1881 तक का इतिहास आपको पता है जनसंख्या या जनगणना के संदर्भ में। थोड़ी सी कहानी समझना दोस्तों, इन दोनों व्यक्तियों से पहले भी एक व्यक्ति था जिसने प्रयास किया था जनगणना के लिए। ये नाम आपने सुना नहीं है, इसलिए ये नाम आप थोड़ा सा सुन लीजिए। सबने मौर्य काल की जानकारी है, ये सबको पता है। लॉर्ड मेयो आया था, ये भी पता है। लॉर्ड रिपन आया था, ये भी पता है। थोड़ा सा एक व्यक्ति का और नाम सुन लो जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, और जेम्स प्रिंसेप की कहानी समझना दोस्तों, इस व्यक्ति ने सबसे पहले प्रयास किया था 1824 में, फिर इसने दूसरा प्रयास किया था दोस्तों 1827 में। पहली बार इसने प्रयास किया था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जनगणना हेतु इसने पहला प्रयास किया, जिसमें क्या रहा दोस्तों, असफल रहा। उसके बाद इसने बनारस को जनगणना के लिए चुना, लेकिन ये बनारस में भी जनगणना नहीं कर पाया अच्छे से, और यहाँ पर भी क्या रहा, असफल रहा। आपसे एग्जाम में पूछेगा पहली बार जनगणना हेतु प्रयास करने वाला व्यक्ति कौन था जो असफल रहा जनगणना करने में, उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। ये क्या रहा दोस्तों, असफल रहा। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखना। इसके साथ साथ एक बात और याद रखना, पहला प्रयास था ये, पहला प्रयास, क्योंकि इससे पहले जो है आप 1872 और 1881 देखते हो, लेकिन इसने 1824 और 1827 में ही जो है यहाँ पर इसने अपने प्रयास जारी कर दिए थे। वो अलग बात है कि ये सफल नहीं हो पाया। आप ये बात भी यहाँ पर याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको इसकी भी जानकारी याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के आंकड़े जरूर देखेंगे, जो आंकड़े आपने हर बार हर एग्जाम में पढ़े हैं, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार जितनी भी एग्जाम हुई है 11 के बाद से, तब से लेके 24 तक जो है हम क्या कर रहे हैं, जनगणना 2011 की ही देख रहे हैं। तो वो आंकड़े तो आपको सब पता है। बस थोड़े से ये प्रश्न क्या है, कभी कभार एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो पहले इन पर काम कर लेते हैं, फिर आंकड़ों पर मैं बेहतर तरीके से आपको सारे आंकड़े बहुत सरल माध्यम से समझा दूंगा। ठीक है, चलो फिर दोस्तों यहाँ पर शुरुआत आई होप आपको समझ में आई। फिर हम समझते हैं दोस्तों संविधान में उल्लेख। अगर मैं संविधान में उल्लेख की बात करूं, अगर मैं जनगणना की जो है किसके संदर्भ में बात कर रहा हूं, संविधान के, ठीक है, संविधान के संबंध में जनगणना, ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझना है थोड़ी सी। देखो दोस्तों, अगर मैं संविधान के संबंध में बात करूं तो यहाँ पर संविधान में आप देखोगे दोस्तों, आर्टिकल देख लो, सबसे पहले आर्टिकल देख लो। आर्टिकल कौन सा दोस्तों, 246। जब भी हम कहीं हमें कोई बोलता है कि यार वहां उनकी गणना कर, तो कैसे करते हैं, 246। ऐसे आप इसको रट सकते हैं, याद कर सकते हैं कि संविधान में जो है आर्टिकल 246 या 246 जो है वो किसके संदर्भ में बात करता है, जनगणना के संदर्भ में बात करता है। इतनी बात आपको समझ में आई। फिर दोस्तों अनुसूची, अगर मैं यहाँ पर अनुसूची की बात करूं, क्योंकि अनुसूची से प्रश्न बनाया गया है और पूछा भी गया है कि कौन सी अनुसूची में जनसंख्या या जनगणना के संदर्भ में बात करती है, कौन सी अनुसूची, तो वो है अनुसूची 7वीं। 7वीं अनुसूची किसकी बात करती है दोस्तों, जनगणना की बात करती है। अगर थोड़ा सा मैं और अंदर ले जाऊं तो 7वीं अनुसूची का क्रमांक कौन सा दोस्तों, 69। 7वीं अनुसूची का क्रमांक नंबर 69 जो है किसकी बात करता है, जनगणना की बात करता है। ये ज्यादा अंदर वाली बात हो गई है, आपको ये तो याद रखना ही है। अगर ये भी याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 विषय है। कौन कौन से विषय है 7वीं अनुसूची में, आपने पढ़ा होगा संघ सूची। इसमें 3 सूचियां शामिल है, एक है संघ सूची, फिर है दोस्तों एक राज्य सूची, और एक है दोस्तों यहाँ पर समवर्ती सूची।
यदि आप देखोगे 3 नाम आपको यहाँ पर दिखेगा, पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। ये तीनों सूची किसके संबंध में दोस्तों? 7वीं अनुसूची के संदर्भ में। तो जो हमारी जनगणना जो रहती है ना दोस्तों, ये किसके अंतर्गत शामिल की जाती है? संघ सूची के अंतर्गत। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्यों? क्योंकि दोस्तों जो जनगणना होती है किसका विषय होती है? केंद्र का विषय होती है। जो केंद्र के विषय होते हैं वो संघ सूची के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जो राज्य के विषय होते हैं वो राज्य के सूची में शामिल किए जाते हैं। और ऐसे विषय जो केंद्र तथा राज्य दोनों के संबंध में समझे जाते हैं उन्हें हम समवर्ती सूची के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जो जनगणना होती है वो किसके संदर्भ में रहती है दोस्तों? संघ सूची, मतलब केंद्र का विषय है, इसलिए वो संघ सूची का विषय होता है जनगणना। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो इतनी कहानी समझ में आई। चलो, इतनी कहानी समझ में आई तो अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। चलो, ये हो गया दोस्तों हमारा संविधान में इसका महत्व क्या है, ये बात हमने यहाँ पर देख ली है। चलो, अब देखते हैं दोस्तों किसके द्वारा की जाती है। तो यह किसके द्वारा की जाएगी? आप यहाँ पर देखना दोस्तों, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। यह किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों? एक अधिनियम है, भारतीय जनगणना अधिनियम। ये नाम और ये डेट भी याद रखना, भारतीय जनगणना अधिनियम। ये अधिनियम कब आया था? पहली बात तो ये आया था 1948 में। और इस अधिनियम के अनुसार जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है जनगणना। जनगणना कौन करवाता है दोस्तों? गृह मंत्रालय करवाता है। इतनी बात याद रखना। यह अधिनियम किससे संबंधित है? जनगणना से संबंधित है। और कब आया था दोस्तों? ये 1948 में आया था। आप देखते हो कि हर प्रति 10 वर्ष के पश्चात जो है क्या होती है? जनगणना होती है। तो क्या ऐसा संविधान में उल्लेख है? ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि हर 10 वर्ष के पश्चात जनगणना करवानी ही होगी, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है। लेकिन हम अमूमन जो है 10 वर्ष के पश्चात जनगणना करते हैं। यदि आप देखोगे 2011 के बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से डेट क्या है दोस्तों? आगे पीछे हो गई। तो ऐसी स्थिति में हम 23-24, अभी 23 में भी एक डिसीजन था कि जून जुलाई में एक डिसीजन आया था कि जनगणना के लिए एक बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर 24 भी हमारा लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन जनगणना का कोई भी बात यहाँ पर सामने आई नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है ऐसा जो आपको पता नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अब देखते हैं हमारी 2011 की जनगणना। ठीक है, ये सारे बिंदु हमने देख लिया था, इन सबकी स्थिति। 2011 की जो जनगणना है इस पर एक बार क्या है, मोटा मोटा एक बार इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, 2011 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर 1 मई 2010। पहली डेट तो ये याद रखना है। क्रम संख्या कौन सी है? देखो, आजादी से पहले अगर मैं देखूंगा जब से जनगणना की शुरुआत हुई है तो 15वां क्रमांक। ये जो 2011 में जो जनगणना हुई है ना दोस्तों, अगर आजादी से पहले, मतलब आजादी से पहले से अगर काउंट करूंगा तो ये 15 नंबर की जो है जनगणना थी। और आजादी के बाद अगर मैं देखूंगा तो 7वें क्रमांक की जो जनगणना थी। अगर मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो मध्य प्रदेश में यह जो है 2011 में जो जनगणना हुई थी यह 6वीं जनगणना हुई थी। ठीक है, ये बिंदु आप यहाँ पर याद रखना। देखो, उस समय 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली जी जो है वह 2011 के समय जनगणना आयुक्त थे। अब जो आगामी 2024-25 या जब भी हमारी जनगणना होगी उस जनगणना के जो है आयुक्त कौन होंगे? तो वो होंगे मृत्युंजय कुमार नारायण। ये नाम आप देख लीजिए दोस्तों, मृत्युंजय कुमार नारायण जो है हमारी आगामी जनगणना के क्या रहेंगे? जनगणना आयुक्त रहेंगे। ये बात आप यहाँ पर समझ लीजिए। 2011 में जो जनगणना हुई थी ना दोस्तों, यह 16 भाषाओं में हुई थी। कितनी भाषाओं में हुई थी? 16 भाषाओं में। और आगामी जो जनगणना होगी उसमें 2 एक्स्ट्रा और भाषाओं को जोड़ा गया है। और टोटल यह जो है जनगणना कितनी भाषाओं में होगी? 18 भाषाओं में होगी। ये विषय, ये बिंदु भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लेना दोस्तों। भाषा आप 16 देख रहे हो, 18 देख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा समझाता हूँ। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 कौन सी दोस्तों? थोड़ा सा और यहाँ पर देख लो अनुसूची 8 के बारे में। अब भाषा की बात निकली है तो आप ये भी साथ में देख ही लो। अनुसूची 8, अनुसूची 8 जो है यह किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, किससे? भारतीय भाषाओं से। अगर मैं भारतीय भाषाओं की बात करूं दोस्तों, तो जब संविधान लागू हुआ था, क्या जब हमारा संविधान लागू हो गया था उस समय कितनी भाषाएं अस्तित्व में थी दोस्तों? उस समय 14 भाषाएं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे संशोधन करके वर्तमान में कितनी भाषाएं हो चुकी है? 22 भाषाएं। तो ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। इन 22 भाषाओं में से जो 18 भाषा है वो हमारी आगामी जो जनगणना होगी
उसमें शामिल की जाएगी। इतनी सारी भाषाओं में हमारी जनगणना का संचालन होगा, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका शुभंकर देखो दोस्तों, प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका क्या है दोस्तों, देखो एक महिला जो क्या करती है, गणना करती है, मकान मकान हर घर जाकर जो गणना करती है, अमूमन उनमें क्या रहती है, महिला रहती है। उन्हीं महिलाओं को हमने क्या माना है, हमारा शुभंकर माना है 2011 की जनगणना में। ठीक है, देखो देखो अगर आप यहाँ पर एक फोटो देख पा रहे हो तो मैं इस फोटो के माध्यम से आपको बताता हूँ, ये है प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका मतलब पढ़ी लिखी ऐसी महिला जो हर घर जा जाकर क्या करेगी, गणना करेगी। यही हमारा 2011 का क्या था दोस्तों, शुभंकर था। इसमें ऐसा बताया गया था कि लगभग 30% जो है महिलाएं रहेंगी जो क्या करेगी, जनगणना में मदद करवाएगी। तो यहाँ पर इसको आप देखकर समझ सकते हो कि प्रगणक शिक्षिका का जो है हमारा शुभारंभ क्यों रखा गया है। ठीक है, चलो आदर्श वाक्य क्या था 2011 की जनगणना का दोस्तों, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये बिंदु भी आप यहाँ पर अच्छे से क्या कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है दोस्तों, यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारी मध्य प्रदेश की जनसंख्या का, थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या का, फिर हम बात करेंगे दोस्तों आंकड़ों की। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अच्छे से। मैं जल्दी जल्दी आपको और बेहतर तरीके से जो हर बात आपको जानने के लिए जरूरी है वो सारी बातें यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा। मध्य प्रदेश की जनसंख्या, अगर मैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या की बात करूं तो मध्य प्रदेश में वास्तविक रूप से जनगणना का कार्य प्रथम बार 1961 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1961 में, क्योंकि 1956 में तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और आप जानते हो हर 10 वर्ष के पश्चात जो है जनगणना होती थी। अब हर 10 वर्ष के पश्चात अगर जनगणना होगी तो यहाँ पर 56 में तो नहीं होगी, ये कब होगी दोस्तों, 1961 में होगी। तो पहली बार जो है मध्य प्रदेश में वास्तविक रूप से जनगणना हुई थी 1961 में, ये बात आप यहाँ पर याद रखना। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक कौन सा रहा है, तो यही 1961 से लेके 1971 तक। इसमें कितनी प्रतिशत, 29.8% की वृद्धि दर रही है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश जनसंख्या की विशेषताओं के अनुसार बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है। जो मध्य प्रदेश है अपनी जनसंख्याओं की विशेषताओं के अनुसार मध्य प्रदेश जो है बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है। इसके अलावा दो और अन्य ऐसे राज्य है, तीन और ऐसे अन्य राज्य है जिनको आप देख लीजिएगा, उनका नाम क्या क्या है, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता है, तो वहां पर इन चार के अलावा जो नाम रहेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। एक तो हमारा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है, फिर हमारा बिहार भी आएगा और उत्तर प्रदेश भी आएगा और राजस्थान भी आएगा। यूपी, बिहार, एमपी और उत्तर प्रदेश, चारों में जनसंख्या ज्यादा है, आप जानते हो दोस्तों, और चारों को हम बीमारू राज्य की श्रेणी में रखते हैं जनसंख्या के संदर्भ में। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मैं अगर बात करूं दोस्तों तो वर्ष 2000 में लाई गई, जिसके संशोधित लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2070 तक जनसंख्या को स्थिरता प्रदान करना है। दोस्तों जो 2000 वर्ष 2000 में जनसंख्या नीति लाई थी, उस जनसंख्या नीति को ध्यान में रखकर हमें 2070 तक जनसंख्या में क्या लानी है, स्थिरता लानी है। ये बात आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या की। तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या सहभागिता दर वाला जिला कौन सा है दोस्तों, डिंडोरी। मतलब जहां पर कार्य करने वाली जनसंख्या का क्या हो, अधिक हो, ऐसे ही इसको हम क्या बोलते हैं, कार्यशील जनसंख्या। तो कार्यशील जनसंख्या की सहभागिता दर में अगर सबसे ज्यादा अगर सहभागिता दर कहीं किसी जिले में है तो वो है हमारे डिंडोरी में। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या सहभागिता दर वाला जिला कौन सा है, भिंड है, जहां पर सबसे कम जो है क्या है, जनसंख्या की सहभागिता है कार्य में। ठीक है, मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या 27.63% है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या के बारे में भी पूछा गया है कि 72.3% जो है मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या है 2011 के डेटा के अनुसार। दोनों बिंदु याद रखने हैं। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, 1978 में। 1978 में पहली बार जो है प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन हुआ था। ये डेट मेंशन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था दोस्तों, 1952 में। परिवार नियोजन मतलब परिवार के लिए प्लानिंग, जिसमें 2 बच्चे सफिशियंट रहेंगे और उनको क्या क्या जो है सुविधाएं दी जाएगी। इस प्रकार जो है कुछ प्लानिंग के लिए जो है क्या है, ये अभियान चलाया गया था, कार्यक्रम चलाया गया था, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, जो 1952 में शुरू किया गया था। आपको ये बिंदु भी यहाँ पर याद रखना है। फिर अगला बिंदु दोस्तों, मध्य प्रदेश में जनगणना वर्ष 1961 से शुरू की गई, जो प्रत्येक 10 वर्ष में, जैसे पहली बार 1961, दूसरी बार 1971, तीसरी बार 1981, चौथी बार 1991, पांचवी बार 2001
और छठवीं बार 2011। मतलब मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी बार जनगणना हुई है दोस्तों? 6 बार। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी, है ना। ये वर्ष भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या कितनी है दोस्तों? इंपोर्टेंट है, याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या है 43.5%। इंपोर्टेंट बिंदु है, 4 सितारे लगा सकते हो और इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 2011 के बाद जो है डेटा अभी आया है नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा जितने भी प्रश्न थे वो बन चुके हैं। तो अब इसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनसंख्या का एक बार हम सारा परिदृश्य देख लेते हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको रिवीजन के फॉर्म में ये सारी चीजें करवा दूंगा। आपको इसमें बस डेटा है, आपको डेटा ही देखना है और याद रखना है। चलो, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, अगर सर्वाधिक जनसंख्या की मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे ज्यादा संख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कौन है? जबलपुर है। और तीसरा कौन है? सागर। इंदौर, जबलपुर, सागर। यहाँ पर 32 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या है, 24 लाख के आसपास इसकी, और सागर की जो है 23 लाख के आसपास जनसंख्या है। अगर मैं जिले के संदर्भ में बात करूं, जो सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं, तो निवाड़ी। अगर 2018 के अनुसार देखोगे ना दोस्तों, तो निवाड़ी दिखेगा। अगर आगर मालवा की मैं बात करूं, तो यह जो है 2013 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। और हरदा 2011 की जनगणना के अनुसार अगर मेंशन करें, तो आपको हरदा बताना है दोस्तों, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ये यहाँ पर याद रखना। देखो, निवाड़ी की जो जनसंख्या है 4,11,000, आगर मालवा की 4,80,000 और हरदा की जो है 5,70,165। तो यहाँ पर ये जो आंकड़े हैं आपको पता है, बस एक बार आपको अच्छे से इनको क्या करना है दोस्तों? देखना है। चलो, अब यहाँ पर क्षेत्रफल से संबंधित हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो ये मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्र 30,82 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। कितना है दोस्तों? भारत के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 9.38%। यह संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहला राजस्थान है और दूसरा क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों के, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले हुआ करता था छिंदवाड़ा, ठीक है। छिंदवाड़ा का एक टाइम पर दोस्तों 11,815 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हुआ करता था, लेकिन हाल ही में दोस्तों इसके विभाजन के परिणाम स्वरूप इसका क्षेत्रफल कम हो चुका है और अब राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार वाला जिला हो गया है शिवपुरी। शिवपुरी जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 10,666 वर्ग किलोमीटर है। और हाल ही में इसके नए आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखोगे तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जिला मिलेगा छिंदवाड़ा। 11,815 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। इसके बाद आएगा दोस्तों सागर, ठीक है। तो शिवपुरी, छिंदवाड़ा और सागर, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिलों की, तो दोस्तों निवाड़ी जो है 2018 में बना है। तो वर्तमान स्वरूप में अगर देखा जाए तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भी कौन सा रहेगा? ये निवाड़ी, ठीक है। 1318 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और पॉपुलेशन के आधार पर भी अगर मैं 2018 के आंकड़ों के अनुसार देखूं, तो यहाँ पर निवाड़ी जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, तो ये है दोस्तों दतिया और फिर है दोस्तों भोपाल, ठीक है। तो ये आंकड़े भी आपको यहाँ पर क्या करने हैं दोस्तों? याद रखने हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों लिंगानुपात। लिंगानुपात दोस्तों किसी भी 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम बोलते हैं लिंगानुपात। लगभग 1,000 पुरुषों की जो संख्या है, इन पर कितनी महिलाएं हैं, इस बात को हम लिंगानुपात के रूप में देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सारी बातें मैंने लिखी है। वैसे ये किसी क्षेत्र विशेष में 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931/1000 है। कितना दोस्तों? 931/1000। तथा भारत का लिंगानुपात 943 है। अगर मैं भारत के लिंगानुपात की बात करूं दोस्तों 943 है, और अगर मैं मध्य प्रदेश के लिंगानुपात की बात करूं तो 931। कितने पुरुषों पर? 1,000 पुरुषों पर, ठीक है। जो मध्य प्रदेश से कितना अधिक है? 12। किसका? देश का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश से कितना अधिक है? 12 अधिक है, ठीक है। आगे मैं रीवा जिले की बात करूंगा दोस्तों। रीवा जिले का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के समान है। इसका भी लिंगानुपात 931। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि किस जिले का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के समान है, तो यहाँ पर रीवा का लिंगानुपात जो है मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के समान है 331, ठीक है। और इंदौर संभाग का लिंगानुपात सर्वाधिक है। किस संभाग का जो है लिंगानुपात सर्वाधिक है? इंदौर संभाग का, ठीक है। ये तथ्य भी यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों शिशु लिंगानुपात।
शिशु लिंगानुपात हम 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों का लिंगानुपात देखते हैं कि कितने बच्चों पर कितनी बालिका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है। इसमें प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या शामिल की जाती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 918। 918 जो है मध्य प्रदेश का क्या है वर्तमान में शिशु लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर मैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की बात करूं तो अलीराजपुर पहले नंबर पर है दोस्तों, जहां पर सबसे ज्यादा क्या है लिंगानुपात है 978। फिर है दोस्तों डिंडोरी और मंडला का 970, फिर है बालाघाट। और अगर सबसे कम लिंगानुपात की मैं बात करूंगा तो मुरैना में 829 सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है मुरैना। फिर है ग्वालियर और फिर है भिंड। ग्वालियर का 840 और भिंड का 843। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको यहाँ पर याद रखना है। कुछ इंपोर्टेंट बात ये भी देखना दोस्तों, सर्वाधिक शिशु जो है, अगर मैं 0 से 6 वर्ष की बात करूं यहाँ पर, तो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर इंदौर है। इंदौर सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला है और सबसे कम शिशु जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों हरदा। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखना, ये संख्या भले याद ना हो। इंदौर जो है सर्वाधिक शिशु जिसमें 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है, और हरदा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जो है शिशु जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, ये फैक्ट भी यहाँ पर याद रखना। बात कर लेते हैं दोस्तों जनसंख्या घनत्व की। एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों को हम उसका क्या बोलते हैं? वहां का जनघनत्व बोलते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, इसी को हम उस एरिया का या उस जगह का क्या बोलते हैं? जनघनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है दोस्तों? 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, तथा भारत का जनघनत्व है 382। ठीक है, भारत में पॉपुलेशन ज्यादा है, मध्य प्रदेश में कम है, तो 1 किलोमीटर के दायरे में भारत में ज्यादा लोग आते होंगे और मध्य प्रदेश में कम। तो मध्य प्रदेश में 236 है और यहाँ पर 382। ठीक है, दोनों आंकड़े आपको याद होने चाहिए, इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, कुछ इंपोर्टेंट नाम है जो आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है तो वो भोपाल में है, कितना? 855। फिर सेकेंड नंबर पर इंदौर है दोस्तों 841। तीसरे नंबर पर जबलपुर है 473। इसी प्रकार दोस्तों डिंडोरी जो है 94, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है ये डिंडोरी है दोस्तों। मतलब डिंडोरी का क्षेत्रफल अच्छा खासा है, लेकिन वहां निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या है दोस्तों? कम है। इसलिए डिंडोरी जो है मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। आगे बात करूं श्योपुर की दोस्तों, 104 वर्ग किलोमीटर एक किलोमीटर में इतने व्यक्ति निवास करते हैं, कितने? 104। कहाँ पर? श्योपुर में। इस प्रकार पन्ना, देखो सबसे कम डिंडोरी, फिर श्योपुर, फिर पन्ना। ये कुछ आंकड़े भी जो है आपको यहाँ पर याद रखने। बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या वृद्धि। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय अंतराल में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कहाँ पर दोस्तों? किसी निश्चित या किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाला परिवर्तन। यदि यहाँ पर एक निश्चित समय के अंतराल में कुछ परिवर्तन होता है जनसंख्या में, तो उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, और 2001 से 2011 के दौरान मध्य प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर कितनी थी दोस्तों? 20.35 20.35% जो है मध्य प्रदेश में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है 2001 से 2011 तक। ये फैक्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और राज्य स्तर केंद्र स्तर पर मैं देखूं दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या वृद्धि हुई है 17.7%। ये भी इंपोर्टेंट है, यहाँ पर भी प्रश्न बन सकता है, देश के संदर्भ में भी और राज्य के संदर्भ में भी पूछा जाए, तो दोनों फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, अगर मैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों की बात करूंगा दोस्तों, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कहाँ होंगे? जहाँ जिनकी जनसंख्या ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पर इंदौर की लगभग जनसंख्या वृद्धि दर हुई है 32.88। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो है जिला कौन सा है दोस्तों? इंदौर है। फिर है दोस्तों झाबुआ, जिसमें 30% की वृद्धि हुई है, 30.7% की, और भोपाल में 28.62% की क्या हुई है? दशकीय वृद्धि दर हुई है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हुई है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले। तो अनूपपुर में सबसे कम जनसंख्या की वृद्धि हुई है दोस्तों 12.3। याद रखना, अनूपपुर जो है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। फिर है बैतूल, जिसमें 12.9%, और छिंदवाड़ा में 13.1% की जनसंख्या वृद्धि रही है।
ठीक है। अनूपपुर याद रखना दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है और अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है इंदौर। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी बात यहाँ पर एक बार और आप देख लीजिएगा दोस्तों, नोट करके डाला गया है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। ठीक है, चलो। मध्य प्रदेश में पुरुष दश की वृद्धि दर कितनी है दोस्तों? 19.6%। और मध्य प्रदेश में महिलाओं की दश की वृद्धि दर क्या रही है? 21%। ठीक है, दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी सी साक्षरता दर पर। ठीक है, अगर मैं साक्षरता दर की बात करूं तो भारत में 7 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता हो तो उसे हम साक्षर की श्रेणी में शामिल करते हैं। मतलब दोस्तों हर देश में साक्षरता का, लिटरेसी का अपना अपना क्या है दोस्तों, एक मापन है, अपने अपने एक स्टैंडर्ड है। इसी प्रकार अगर भारत के संदर्भ में अगर किसी व्यक्ति को शिक्षित या साक्षर माना जाएगा तो वह व्यक्ति के पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए कि वह 7 वर्ष या इससे अधिक आयु का होना चाहिए। इसके साथ साथ वो किसी भी बात को बोल सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, तो ऐसा व्यक्ति भारत में साक्षरता की श्रेणी में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 69.32%। पूरा याद रखना, 69.32%, पूरा बिंदु आप यहाँ पर याद रखना। तथा भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। भारत की जो साक्षरता दर कितनी दोस्तों? 74.04%। अगर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों के संदर्भ में मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? जबलपुर इंपोर्टेंट है, हमेशा भोपाल और इंदौर मत माइंड में लाया करो। जबलपुर सबसे ज्यादा साक्षर जिला है, 81.1% यहाँ की साक्षरता दर है। और अगर सेकेंड पे बात करूंगा तो इंदौर है दोस्तों 80.9 और तीसरे पे है भोपाल जो है 80.4%। तो ये साक्षरता दर है, ये भी याद रखिएगा। पहले पे जबलपुर, दूसरे पे इंदौर, तीसरे पे भोपाल। इसी प्रकार अगर न्यूनतम साक्षरता दर की मैं बात करूं तो यहाँ पर अलीराजपुर जो है दोस्तों सबसे कम साक्षर है और 36.1% यहाँ की साक्षरता है। इसी प्रकार झाबुआ की मैं बात करूंगा 43.3%, बड़वानी की मैं बात करूंगा 49.1%। तो अलीराजपुर सबसे कम साक्षर है, फिर जो है झाबुआ, फिर जो है बड़वानी। तो ये कुछ तथ्य भी आपको यहाँ पर क्या करने दोस्तों, याद रखने हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों साक्षरता दर की। तो देखो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक पुरुष साक्षर किसके संदर्भ में बात कर रहा हूं दोस्तों? पुरुष साक्षरता के बारे में। ठीक है, अगर मैं पुरुष साक्षरता की बात करूं तो मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 78.73%। ये है पुरुष साक्षरता मध्य प्रदेश की। अगर जिलों वाइज देखूं मैं कि सर्वाधिक पुरुष किस जिले के साक्षर है तो देखो यहाँ पर जबलपुर जो है दोस्तों 87.29% के साथ पहले स्थान पर है। तो जबलपुर के पुरुष जो है वो सर्वाधिक साक्षर है। उसके बाद एज इट इज आप देख रहे हो दोस्तों इंदौर 87.82 और फिर देख रहे हो भोपाल। अगर ओवरऑल साक्षरता की भी हमने बात करी थी तो सबसे पहले जबलपुर था, फिर इंदौर था, फिर भोपाल था। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर भी सेम वही स्थिति है। अगर पुरुष साक्षरता की मैं बात करूँ तो पहले नंबर पर दोस्तों कौन है? पहले नंबर पर अलीराजपुर, दूसरे पे झाबुआ, तीसरे पे बड़वानी। इनके परसेंटेज याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस जिलों का नाम आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। इसी तरह अगर मैं महिला साक्षरता की बात करूँ तो प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी दोस्तों? 59.24%। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर महिला साक्षरता वाले जिलों की बात करूँ तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो भोपाल तीसरे नंबर पर था वो अब पहले नंबर पर आ जाएगा। मतलब महिला साक्षरता में भोपाल पहले नंबर पर है, जबलपुर दूसरे नंबर पर है और इंदौर जो है दोस्तों तीसरे नंबर पर है। किसके संदर्भ में? महिला की साक्षरता में। तो 74.9% के साथ भोपाल पहले नंबर पर है महिला साक्षरता में, फिर जबलपुर है 74.4% के साथ और फिर 74% के साथ इंदौर जो है तीसरे स्थान पर है। इसी तरह अगर मैं न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करूं तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी स्थिति ऐसी है। ठीक है, अलीराजपुर इसमें भी जो है दोस्तों सबसे कम साक्षरता है। तो महिलाओं के मामले में अगर देखा जाए सबसे कम साक्षरता में तो अलीराजपुर, पुरुषों में देखा जाए तो अलीराजपुर, ओवरऑल भी देखा जाए तो अलीराजपुर। ये बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लेना। अगर मैं ग्रामीण साक्षरता की बात करूँ दोस्तों तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता 73.94%। इतनी साक्षरता है ग्रामीण में। और नगरीय क्षेत्रों में दोस्तों 82.85% जो है साक्षरता है शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, दोनों फैक्ट इंपोर्टेंट है, दोनों बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों नगरीकरण की। नगरीकरण जो है दोस्तों 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर को
हम शहर की संख्या देते हैं, सगर शहर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले जो भी नगर है उसको हम शहर की संज्ञा देते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 27.6% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। कितने शहरों में निवास करती है जनसंख्या हमारे, अगर बात करूं दोस्तों यहाँ पर, तो 27.6%। 27.6% जो है जनसंख्या आज भी जो है शहरों में निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर मैं सर्वाधिक नगरीकरण के प्रतिशत की बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर, तो सर्वाधिक नगरीकरण नगरीकरण वाला जिला जो है दोस्तों वो कौन है, भोपाल है। भोपाल 80.9% के साथ पहले नंबर पर है। तो सबसे ज्यादा नगरीकरण जो है कहां पर है दोस्तों, भोपाल में। फिर कहां है, फिर इंदौर में है 74.1%, फिर ग्वालियर में है दोस्तों 62.7%। इसी प्रकार अगर मैं मध्य प्रदेश के न्यूनतम नगरीकरण की बात करूं तो सबसे कम नगरीकरण कहां पर हुआ है दोस्तों, डिंडोरी में 4.6%। और सबसे अधिक उसके बाद जो है दोस्तों कहां पर, अलीराजपुर, और उसके बाद दोस्तों कहां पर, सीधी। तो इस प्रकार प्रदेश में न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं, डिंडोरी, फिर अलीराजपुर, फिर सीधी। तो ये फैक्ट भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। बात करते दोस्तों अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति के संदर्भ में आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। तो देखो, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति को अनुच्छेद 366 सब क्लोज 24, मतलब 366 सब क्लोज 24 में हम किसकी बात करते हैं, अनुसूचित जाति की। अगर मैं अनुसूचित जनजाति की बात करूंगा दोस्तों तो वहां पर 25 हो जाएगा सब क्लोज। ठीक है, ये किसकी बात करेगा, एसटी की बात करता है, और ये किसकी बात करता है, एससी की बात करता है। तो इसमें इनको क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति को अनुच्छेद 366 की सब क्लोज 24 में परिभाषित किया गया है। तथा संविधान में इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वर्णन किया गया है 341 में, और परिभाषा दी गई है 366 के सब क्लोज 24 में। ठीक है, इसी प्रकार अगर एसटी की मैं बात करूंगा तो वो 342 हो जाएगा, और 366 25 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको बेसिक सी पता थी दोस्तों। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर मैं मध्य प्रदेश में बात करूं तो मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 1,13,42,320 है, जो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.6% है। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जो है वह मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 15.6%। तो मध्य प्रदेश में 15.6% कौन निवास करता है दोस्तों, अनुसूचित जातियां निवास करती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी दोस्तों, 48। ये भी आप यहाँ पर याद रखना। देश में अनुसूचित जाति की आबादी में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में मध्य प्रदेश का स्थान 8वां है। अनुसूचित जातियों के मामले में मध्य प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है दोस्तों, 8वां है। ठीक है, और जनजातियों के मामले में पहला है। आगे मैं उनके बारे में भी बताऊंगा, पहले हम अनुसूचित जाति के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। देखो दोस्तों, अनुसूचित जाति की मैं अगर बात करूं, सार्वजनिक, यहाँ पर देखो आप, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले। अगर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों की मैं बात करूं तो इंदौर में सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियां हैं। ठीक है, फिर उज्जैन में है दोस्तों, और फिर कहां पर है, सागर में। ठीक है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इंदौर, फिर उज्जैन, फिर सागर। अगर मैं प्रतिशत के आधार पर इनको देखो दोस्तों कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियां कहां पर है, प्रतिशत के आधार पर, तो उज्जैन आ जाएगा पहले नंबर पर। प्रतिशत के आधार पर उज्जैन है, फिर दोस्तों दतिया है, और फिर है टीकमगढ़। परसेंटेज याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, जिले का नाम याद रखना जरूरी है। इसी प्रकार में अगर न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों की बात करूं तो झाबुआ सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला है। यहाँ केवल 17,427 इनकी संख्या है। फिर अलीराजपुर है दोस्तों, और फिर है डिंडोरी। और यही मैं अगर परसेंटेज के मामले में बात करूं तो यहाँ पर जो है पहले नंबर पर उसमें भी क्या रहेगा, सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला झाबुआ, फिर दूसरे पे अलीराजपुर, और तीसरे पे आ जाएगा मंडला। तो यहाँ पर ये कुछ बिंदु अनुसूचित जाति को लेकर है जो आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, अगर मैं अनुसूचित जनजाति की बात करूँ दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के मामले में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर। आप जानते हो दोस्तों, अनुच्छेद 366 का सब क्लोज 25 जो है इसे परिभाषित करता है, और संविधान के अनुच्छेद 342 में इसका वर्णन है। ये बेसिक सी बात है जो आपको पता है। अनुसूचित जनजाति की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला मध्य प्रदेश में कौन सा है दोस्तों, धार। धार में लगभग 12,22,814 जो है इनकी जनसंख्या है अनुसूचित जनजातियों की। ठीक है, धार के बाद आएगा दोस्तों बड़वानी, और फिर आएगा झाबुआ।
तो धार, बड़वानी, झाबुआ ये नाम आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगर मैं परसेंटेज के मामले में बात करूं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं, तो परसेंटेज के मामले में आ जाएगा अलीराजपुर। अलीराजपुर 89% जो है आबादी यहाँ पर किसकी है, अनुसूचित जनजातियों की। तो ये दोनों बात याद रखना, धार और अलीराजपुर। धार जो है बिना परसेंटेज के आधार पर अगर देखोगे ओवरऑल तो धार है, और परसेंटेज के आधार पर अगर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला देखोगे तो आपको कौन मिलेगा दोस्तों, अलीराजपुर। दूसरा है यहाँ पर झाबुआ, तीसरा है दोस्तों बड़वानी। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिलों की, तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहां पर होगी, भिंड में, फिर कहां पर, दतिया में, फिर होगी दोस्तों मुरैना में। इसी प्रकार अगर परसेंटेज के आधार पर भी मैं देखूंगा तो भिंड, मुरैना और दतिया इन तीनों जिलों में जो है क्या है, सबसे कम अनुसूचित जनजातियां निवास करती है। आपको भिंड जरूर याद रखना दोस्तों, भिंड में सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवास करती है। ठीक है, दोनों बात आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला बिंदु है हमारा दोस्तों संभाग। अगर मैं संभाग के संदर्भ में बात करूं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है दोस्तों, इंदौर संभाग। और इसके बाद कौन सा है, जबलपुर, और इसके बाद आएगा हमारा उज्जैन। इसी प्रकार अगर सबसे कम जनसंख्या वाले संभाग की मैं बात करूं तो शहडोल सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है, नर्मदापुरम सबसे कम सेकेंड नंबर पर जो है, और चंबल जो है ये थर्ड नंबर पर जो है सबसे कम जनसंख्या वाला क्या है, संभाग है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ बातें थी जो हमारी जनगणना से संबंधित थी, जिसको हमने अच्छे से देख लिया है। दोस्तों फास्ट इसलिए करवाया मैंने डेटा, क्योंकि डेटा आपने सारा पढ़ लिया है, बस आप जल्दी आपकी नजरों के सामने से एक बार फिर से जो है सारा डेटा निकल जाए, ताकि आपको अच्छे से क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए और सारी बातें जो है आपके मन में फिर से रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो जहां पर धीरे रहकर पढ़ना है वहां पर हम बिल्कुल इत्मीनान से सारे बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, ताकि कुछ भी हमारा छूटे नहीं। और जहां जैसे डेटा की बात होती है या कुछ ऐसे आंकड़ों की बात होती है जहां पर ज्यादा समय नहीं लिया जा सकता, तो वहां हम जल्दी उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इससे दोस्तों कम समय में हमारी यूनिट 6 अच्छे से क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा दोस्तों, ये है हमारा यूट्यूब चैनल, जिसका ओमकार इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से ये जो है हमारा चैनल है। अभी हमारे फॉलोअर्स तो इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों आप इससे जरूर जुड़िए। आपकी एमपीपीएससी से संबंधित सारी गतिविधियां जो भी है आपकी, हम यहाँ पर अच्छे से आपको लेकर चलेंगे और सारी बातें आपकी अच्छे से क्लियर करवाएंगे। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों वहां पर हम सारा जो दिन भर की जितनी भी जानकारी है, जो करेंट से संबंधित हो, जो एग्जाम से संबंधित हो, उनको लेकर अपडेट करते हैं। प्लस कुछ ऐसे तथ्य जो एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं, और ऐसे पीडीएफ जो सीधे आप पढ़कर एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ, वो सारी डिटेल्स हम वहाँ पर डालते हैं। तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा दोस्तों। यहाँ पर ओमकार इंस्टीट्यूशन एमपीपीएससी ओमकार इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। इसके साथ साथ दोस्तों मार्केट में अभी आपने देखा होगा, इन दो नाम से हमारी पुस्तक जो है मार्केट में अवेलेबल है। आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, सबने इसकी सराहना की, कॉल मैसेज के माध्यम से तारीफें की। हम सब आपके आभार जो है मानते दोस्तों, और जितना हमसे हो सकेगा उतना हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की पहली इकाई, उसके बाद तीसरी इकाई, चौथी इकाई, पांचवी इकाई और छठी इकाई जो है वो तो हमने लॉन्च कर ही दी है, छठी इकाई, 10वीं इकाई, ये सारे जो है आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। सारी पुस्तकें जो है लगभग नवंबर या दिसंबर तक जो है आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। जितने भी आपके नज़दीकी बुक स्टोर है आप वहां जाकर खरीद पाओगे। और दोस्तों उसमें हमने बहुत सारा एफर्ट्स किया है, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।